आज शादी हो रही थी उसकी। किसके साथ हो रही थी, क्यों हो रही थी, ये वो कुछ नहीं जानती थी। उसे तो सख्ती से तैयार होने का आदेश दिया गया था और बिना उसकी अनुमति के उसे तैयार भी कर दिया गया था। मानो एक गुड़िया को कपड़े पहनाकर मंडप में बैठा दिया गया हो। हर तरफ चहल पहल थी। औरतें ठहाके लगा रही थी। आदमी लोग इधर उधर दौड़ भाग कर रहे थे। सब खुश थे। बस खुश नहीं थी तो वो दुल्हन, जिसकी जिंदगी आज बदलने वाली थी। वो किसी गुड़िया की तरह मंडप के पास रखी एक कुर्सी पर बैठी थी और हवन की अग्नि को लगातार देख रही थी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसकी शादी हो रही है या फिर कितने लोग उसके आसपास बैठे हैं। उसे तो बस यही लग रहा था कि वो एक जहन्नुम से निकलकर दूसरे जहन्नुम में जा रही थी। यहाँ कुछ अपने कहने के लिए लोग तो थे, वहां ना जाने कौन होगा जिसके साथ वो रहेगी। वही उसी हॉल के एक कमरे में एक लड़की गुस्से में सामान को इधर से उधर फेंक रही थी और उसके माता पिता उसे रोकने की कोशिश में लगे थे, लेकिन लड़की अपने आप से बाहर थी। वो गुस्से में बोल रही थी कि आपने उसकी शादी कैसे फिक्स कर दी इतने अच्छे लड़के के साथ। वो तो मेरा होना चाहिए था। मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। मैं उसकी प्रॉपर्टी पर अपना हक जताना चाहती हूँ। ओ नहीं। लड़की के पापा ने उसे पकड़कर बेड पर बैठा दिया। फिर बोला, मेरी जान, मैं कुछ भी सोचे बिना नहीं करता हूँ। जिस लड़के से उसकी शादी हो रही है वो इंसान नहीं, हैवान है। जितनी जिल्लत उस लड़की को यहाँ मिली है वहां इससे भी ज्यादा मिलने वाली है। मैंने ऐसा इंतजाम किया है कि ये कभी खुश नहीं रह सकती है। और तू कह रही है कि तू उस जल्लाद से शादी करना चाहती है। तूने उसे सोशल मीडिया पर देखा है, लेकिन मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। जानवरों जैसा सलूक करता है ये लोगों के साथ। वो आदमी आगे कुछ बोलता उससे पहले ही बाहर से आवाज सुनाई दी, चलो चलो, लगता है बारात आ गई। हम तो देखें खुशी का दूल्हा कैसा दिखता है। आदमी ने लड़की को छोड़ दिया और बोला, तो अब मुस्कुराकर अपनी प्यारी सी बहन को विदा करो ताकि सबको लगे कि हमने अपना फर्ज ठीक से निभाया है। लड़की ने अपनी माँ की ओर देखा तो उसकी माँ ने भी कुटिलता से हंसते हुए हामी भरी और तीनों बाहर आ गए। सब लोग दूल्हे को देखने के लिए बेताब हो रहे थे, और हो भी क्यों ना। एशिया का सबसे छोटी उम्र का और सबसे बड़ा बिजनेसमैन था रजत सिंघानिया, जिसका बड़ा नाम उतने ही बड़े काम। रजत सिंघानिया दिखने में बहुत स्मार्ट और हैंडसम था। ये लोगों के सामने बहुत कम आता है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता है और अपनी फोटो शेयर करता रहता है। लेकिन फोटो से कोई इसके स्वभाव का पता नहीं लगा पाया। कोई कहता है ये इंसान नहीं जानवर है, तो कोई कहता है कि ये दिखने में खड़ूस टाइप नहीं है। सब लोग बदनाम कर रहे हैं। सब लोग बारात के स्वागत में खड़े हो गए और इंतजार करने लगे। तभी बड़ी सी गाड़ी आकर सबके सामने रुकी तो सबके चेहरे चमक उठे। उसमें से लगभग 6 फुट का अच्छी कदकाठी का लड़का बाहर निकला। उसने सेहरा बांध रखा था और ब्लैक कलर का सूट पहना था। सेहरा रहने की वजह से किसी को उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन लोग तो उसे ऐसे देखकर ही खुश हो रहे थे मानो कोई देवता आसमान से उतरकर आया हो। ये रजत सिंघानिया था। वो अकेले ही उन लोगों की ओर बढ़ गया तो सब लोग खुसुर फुसुर करने लगे कि ये अकेला ही क्यों आया है। क्या इसके परिवार में कोई नहीं है, या फिर ये लेकर नहीं आया। रजत जैसे ही सबके पास पहुंचा सबके मुंह बंद हो गए और एक झूठी मुस्कान सबके चेहरों पर खिल गई। अंदर मंडप के पास बैठी खुशी शर्मा को ये तक एहसास नहीं था कि उसके आसपास अब कोई नहीं है। वो अकेली हॉल में बैठी एकटक जमीन को निहार रही थी। तभी पास मंत्र पढ़ रहे पंडित जी ने कहा, बिटिया, तुम काफी देर से यहाँ बैठी हो, बोरियत महसूस नहीं हो रही है। पंडित जी के अचानक बोलने से खुशी थोड़ी डर गई और बिना कुछ बोले सीधी होकर बैठ गई। पंडित जी ने फिर से मंत्र बोलने शुरू कर दिए। बाहर खुशी की चाची रजत की आरती कर रही थी और शादी की सभी रस्में कर रही थी। तभी एक औरत ने रजत को देखते हुए कहा, बेटा, आप अकेले आए हो?
आपके परिवार वाले नहीं आए? रजत ने अपना सेहरा को एक और करके कहा, आपकी बेटी भी तो अकेली ही जाएगी और शादी मुझे करनी है, परिवार वालों को नहीं, इसीलिए ज्यादा दिमाग मत लगाइए। रजत के खूबसूरत से चेहरे को देखकर सभी लड़कियां खुशी से जलने लगी, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। वही खुशी की चचेरी बहन ने अपनी मुट्ठी कस ली, लेकिन वो कुछ बोली नहीं। रजत को अंदर लाया गया। रजत ने एक नजर खुशी को देखा, फिर मंडप में आकर शांति से बैठ गया। कुछ देर बाद खुशी को भी मंडप में बैठा दिया गया और दोनों के फेरे हुए और अब आप दोनों पति पत्नी हैं, पंडित जी ने फिल्मी डायलॉग बोलते हुए कहा। तो सब हंस पड़े, लेकिन ना तो रजत के चेहरे पर हंसी आई और ना खुशी के चेहरे पर। खुशी 5 फुट 6 इंच की एक पतली सी और गोरी सी लड़की शादी के लाल जोड़े में बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर ना कोई खुशी थी ना कोई गम, मानो वो इस दुनिया में है ही नहीं। उसे एक गुड़िया की तरह एक जगह से उठाकर दूसरी जगह बैठा दिया जाता और वो भी जैसे अपने आप में ही हो ही ना। खैर, शादी हुई और रजत खुशी को लेकर अपने घर की ओर रवाना हुआ। गाड़ी में रजत के ड्राइवर ने रजत और खुशी दोनों को खामोश देखकर कहा, वैसे सर, आपने वो वाला चुटकुला फेल कर दिया जिसमें कहते हैं कि लड़का बारात लेकर जाता है और वो शेरनी अकेली आती है। आज आपने दिखा दिया कि आप भी शेर हैं जो अकेली शेरनी को लेकर आए हैं। रजत ने ड्राइवर को घूर कर देखा, फिर बोला, ये बकवास जोक मारने से अच्छा गाड़ी चलाने पर ध्यान दो। रजत ने एक नजर खुशी को देखा, जो बाहर देखकर बिना किसी भाव के आराम से बैठी थी। अब रजत ने अपने लैपटॉप को उठाया और उसमें कुछ काम करने लगा। खुशी को ना रजत से कोई फर्क पड़ रहा था, ना किसी ड्राइवर के जोक से। वो तो बस अपनी किस्मत पर अंदर ही अंदर रो रही थी, क्योंकि बाहरी आंसू तो उसके कब के खत्म हो चुके थे। 10 साल से वो अपने बाहरी आंसुओं को बहाती रही है, लेकिन अब वो रोती नहीं है। जो होता है उसे सहती और बस सहती ही है। चाचा चाची और बहन के जुल्मों की सारी हदें पार हो चुकी थी और अब उसे बिना बताए उसकी शादी कर दी गई। उसने इन 10 सालों में अपने आप को एक चुप्पी में कैद कर लिया था। अब उसे कोई कुछ कहता तो वो बिना कुछ बोले मान जाती है। बोलना हंसना तो वो भूल ही गई है। उसकी जिंदगी में बोलने और हंसने की ना कोई वजह थी और ना कोई ऐसा था जो उससे बातें करना चाहता हो। इसीलिए उसने अपने आप को अपने अंदर ही समेट लिया था। रजत का घर आ चुका था। रजत बाहर निकल गया, लेकिन खुशी अभी बैठी रही, क्योंकि उसे नहीं पता था कि घर आया है या नहीं और आगे क्या करना है। वो इन सब बातों से अनजान थी। जब रजत ने खुशी को अपने आसपास नहीं पाया तो उसने मुड़कर देखा। खुशी अभी भी भाव शून्य होकर बैठी थी। रजत के चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए, लेकिन तभी एक दुबला पतला सा लड़का उसकी ओर दौड़ता हुआ आया। उसकी उम्र लगभग 17 साल थी। उसने रजत से कहा, भैया मैं ले आता हूँ मैम साहब को। रजत ने लड़के को खुशी को लाने का इशारा किया तो लड़का दौड़कर खुशी के पास गया और कार का दरवाजा खोलकर बोला, मैडम घर आ गया है, आप बाहर आ जाइए, सर आपका इंतजार कर रहे हैं। खुशी ने अपने लहंगे को संभाला और बाहर आ गई। वो एक बहुत ही खूबसूरत से घर के बाहर खड़ी थी। उसके ठीक सामने एक सुंदर सा लॉन था, जिसे देखकर खुशी को थोड़ा सा सुकून मिला। अब वो पलटी तो सामने सफेद पत्थर से बना एक खूबसूरत सा बंगला था। तभी उसकी नजर रजत पर पड़ी। रजत उसे उसी की तरह बिना किसी भाव के देख रहा था। तभी लड़के ने खुशी को चलने के लिए कहा तो खुशी चलते हुए रजत के पास आ गई। जैसे ही खुशी रजत के बगल में आकर खड़ी हुई, रजत उससे दूर होते हुए लड़के से बोला, जॉली इसे यहाँ के रूल्स और बाकी काम समझा दो, अगर इससे एक भी गलती हुई तो सजा तुझे मिलेगी। लड़का जिसका नाम जॉली था, उसने हाँ में सिर हिलाया तो रजत वहां से चला गया। वहीं खुशी रजत को हैरानी से जाते हुए देखने लगी। जॉली ने खुशी को देखकर कहा, आप बहुत खूबसूरत हैं मैम। खुशी ने खाली नजरों से जॉली को देखा और अंदर ही अंदर उसे एहसास हुआ कि पहली बार किसी ने उसकी तारीफ की, उसको इज्जत दी है।
जब जॉली ने खुशी के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं देखे तो वो उदास होकर बोला, आप भी बिल्कुल सर की तरह ही हैं, लेकिन आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये जगह आपके लिए नहीं है। खुशी ने बिना कुछ कहे चलना शुरू कर दिया तो जॉली भी उसके साथ चलते हुए बोला, आप इस घर में पहली औरत हैं। इससे पहले यहाँ कोई औरत नहीं आई और ना ही यहाँ कोई औरत है, इसीलिए आपको और सावधानी से रहना होगा। जॉली अब खुशी के आगे आगे चलने लगा और फिर बोला, यहाँ सब लोग बहुत कम बातें करते हैं, सब अपने काम से काम रखते हैं। वैसे तो रजत साहब ही हैं यहाँ, और अब आप। और एक कमरे में एक वृद्ध आदमी है जो कभी बाहर नहीं आते हैं, शायद वो बीमार हैं और आपको सुबह नाश्ते के लिए 8 बजे डाइनिंग टेबल पर आना है। 1 मिनट भी लेट होने पर आपको नाश्ता नहीं दिया जाएगा। नाश्ते की टेबल पर ही रजत सर से आपकी मुलाकात होगी और आपको जो बात करनी हो आप वहां कर सकती हैं। फिर दोपहर का खाना आपके कमरे में पहुंचा दिया जाएगा। आप बाहर नहीं आएंगी क्योंकि तब सर यहाँ नहीं होंगे। रात में 10 बजे आपको फिर से डाइनिंग टेबल पर आना है खाने के लिए। इस वक्त आपको कोई बात नहीं करनी है क्योंकि सर काम करके थक जाते हैं और गुस्से में रहते हैं। जॉली ने सारा काम ऐसे बता दिया मानो उसने रट लगा हो। खुशी अब अंदर आ चुकी थी। एक से बढ़कर एक आलीशान कमरे थे वहां। खुशी ने उदास आंखों से सब कुछ देखा। जॉली ने उसे उसके कमरे तक पहुंचा दिया और वापस चला गया। खुशी आकर बेड पर बैठकर लंबी लंबी सांस लेने लगी। कहाँ तो उसने सोचा था कि कम से कम शादी के बाद तो उसे इस तरह जिल्लत की जिंदगी नहीं जीनी पड़ेगी, और कहाँ आज यहाँ आते ही उसे घर के रूल्स सुना दिए गए हैं। एक लड़की दुल्हन बनकर हजारों ख्वाब और ख्वाहिशें रखती है और चाहती है कि ससुराल में उसे वो सब मिले जिसकी ख्वाहिश उसने की थी, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल विपरीत था। खुशी के यहाँ आने पर किसी ने स्वागत नहीं किया, ना ही कोई रस्म की गई। उसे ऐसा लग रहा था मानो वो खरीद कर लाई गई हो या फिर किसी समझौते के तहत लाई गई हो। खुशी ने अपनी आंखों को बंद किया और बेड पर लेट गई। पूरे दिन से थके होने के कारण उसे नींद आ गई। रजत बाहर से एक कमरे में आ गया जहां एक वृद्ध आदमी लेटा हुआ था। रजत ने उनके हाथ को अपने हाथ में लेकर कहा, दादाजी, मैंने आपकी वसीयत के मुताबिक शादी कर ली है। मुझे नहीं पता आप मेरी शादी क्यों करवाना चाहते थे, लेकिन जब मैंने आपकी वसीयत पढ़ी तो मुझे लगा शायद इसी में आपकी खुशी होगी। अब आप जल्दी से ठीक हो जाइए। वृद्ध आदमी जो बोल नहीं रहा था, ना ही कोई हरकत कर रहा था, वो बस रजत को देख रहा था। तभी रजत उठा और वहां से चला गया। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी आप सभी को कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट भाग में। धन्यवाद आप सबका।